जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वेग और वेग स्थिरांक के बीच में क्या अंतर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना, तो टॉपिक दे देते हैं। तो हम लोग आज जो अध्ययन करने वाले हैं वेग एवं वेग स्थिरांक के बीच अंतर, इन दोनों के बीच में मुख्य क्या अंतर है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेग के बारे में तो हम लोग जान रहे थे, मतलब पिछले क्लास में सीखे हैं, और जो वेग स्थिरांक है इनके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो हम लोग जो है पहले थोड़ा सा वेग का चर्चा करते हैं। तो वेग अभी हम लोग पढ़े हैं, एक वेग बराबर होता है प्लस डेल्टा पी बटे डेल्टा टी होता है, और ये एक वेग बराबर होता है माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। इनको हम लोग वेग बोलते हैं। इसी में एक आता था, इसी को हम लोग बोल देते हैं औसत वेग। क्या बोल देते थे? औसत वेग। इसी में हम आपको एक बताए हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग हम आपको बताए थे कि जहाँ पे आपको डेल्टा नज़र आ जाए तो उसको औसत वेग बोल देते हैं, और जहाँ पे डी नज़र आ जाए तो समझ लीजिए वह ताक्षणिक वेग का चर्चा कर रहा है, जो क्षण विशेष में होता है उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ताक्षणिक वेग बराबर होता है माइनस डी आर बटे डी टी, या इसको प्रतिफल के रूप में भी लिखते हैं प्लस डी पी बटे डी टी। इन रूप में भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये सब वेग है। क्या है? ये सब वेग है। अभिक्रिया का वेग को हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और हम आपको पिछले क्लास में वेग स्थिरांक के बारे में भी बताए हैं। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? एक ये अनुपातिक स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है। आपको हम बता रहे थे वेग नियम, यही वेग नियम में ये वेग स्थिरांक आता था, जो कि था वेग समानुपात ए का सांद्रता के पावर x और b टू दी पावर जो सांद्रता होता था y। इसको हम लोग वेग नियम बोलते थे। अब यही समानुपात को जब हटाते थे हम लोग तो वेग बराबर हो जाता था k a टू दी पावर x और b टू दी पावर y। ठीक ना? तो यही वाला जो k था, इन्हीं को हम लोग अनुपातिक स्थिरांक या एकरे बोलते हैं हम लोग वेग स्थिरांक। तो आज हम लोग जो है यही वेग और जो है वेग स्थिरांक के बीच में कैसा एक रिलेशन है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। ठीक ना? तो अब मेरा टॉपिक है वेग एवं वेग स्थिरांक के बीच में अंतर। तो अब कुछ नहीं करना है, टॉपिक को लिखने के बाद अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक तरफ लिख देंगे वेग और दूसरे तरफ लिख देंगे, एक तरफ लिख दीजिए वेग, एक तरफ लिख दीजिए वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, इसको के से सूचित कर दीजिए। मान लीजिए जो वेग हो रहा है, अभिक्रिया का जो वेग है उसको आर से सूचित कर देते हैं, स्मॉल आर से। तो अब हम जो है देखेंगे दोनों के बीच में कैसा अंतर है और क्या क्या अंतर है। तो हम लोग पहला नंबर देखेंगे। तो जो वेग होता है वह अभिक्रिया के इकाई समय में जो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच में जो सांद्रता का परिवर्तन होता है उनकी दर को ही हम लोग वेग बोलते हैं। तो हम लोग लिख देंगे अभिक्रिया के इकाई समय में अभिकारक एवं प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग बोल देते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का
वेग, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन अगर वेग स्थिरांक का बात करेंगे तो जो वेग नियम में या वेग समीकरण में जो उपस्थित एक के जो होता है अनुपातिक स्थिरांक होता है, तो लिख देंगे इधर वेग नियम में प्रयुक्त अभिव्यंजन में एक अनुपातिक स्थिरांक है, एक अनुपातिक स्थिरांक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिर वेग का नंबर दूसरा अंतर देखें तो जो है अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। लेकिन अगर वेग स्थिरांक का बात करें तो ये वेग स्थिरांक जो होता है अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो हम दूसरा नंबर अंतर लिख देंगे, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम लोग वेग स्थिरांक का बात करें तो ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं कि जब तक अभिकारक नहीं रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होएगा नहीं, और रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा, तो उसका अभिक्रिया का वेग होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग, लेकिन वेग स्थिरांक जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह एक कांस्टेंट है, यह एक स्थिरांक है, ठीक ना, ये स्थिर रहेगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे नंबर तीसरा अंतर है कि अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करें, अभिक्रिया का वेग का इकाई का बात करें तो इसका इकाई होता है, इकाई इसका होता है मोल प्रति लीटर प्रति टाइम होता है। टाइम सेकेंड भी हो सकता है, ये टाइम जो है सेकेंड में भी आ सकता है और मिनट में भी आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इधर वेग स्थिरांक का, तो वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है वह अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करता है। इसका इकाई अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करता है, कोटि पर निर्भर करता है। तो यही इन जो है दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये वाला। तो अब हम लोग जो है जो नया टॉपिक सीखेंगे वो मेरा नया टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। तो हम लोग अब चलते हैं जल्दी से अभिक्रिया की कोटि टॉपिक पे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक फिर प्रारंभ करेंगे। तो अभिक्रिया की जो कोटि होता है, अभी जो वेग समीकरण हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं, उन्हीं में जो प्रयुक्त सांद्रता के पद में जो पावर के रूप में रहता है, उन पावर को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो मेरा योगफल आएगा वही मेरा अभिक्रिया की कोटि है। यानी कहने का मतलब है, टॉपिक दे दीजिए पहले, उसके बाद समझते हैं इसको। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग उसको बोलते हैं कि वेग समीकरण में जो प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रता के पद में जो घात के रूप में रहता है
उनके योगफल को ही हम लोग अभिक्रिया की कोटि करते हैं। तो पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसको। यानी कह सकते हैं, अगर इसका परिभाषा पूछ लेगा तो परिभाषा लिख सकते हैं कि वेग नियम में प्रयुक्त, वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रता के घातों का योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि वेग नियम क्या है, तो हम लोग जो है अभी तुरंत थोड़ा देर पहले भी समझे हैं। तो वेग बराबर होता है समानुपात a टू दी पावर, यानी a का सांद्रता का पावर x और b के सांद्रता के पावर y। तो अब यही जो इन घात को आप देख रहे हैं, यही दोनों घातों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो मेरा योगफल आएगा वही योगफल मेरा अभिक्रिया की कोटि बन जाएगा। ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा सुसज्जित तरीका से लिखिए। तो वेग समानुपात को हटा दीजिए, तो इसके जगह पे कौन आएगा, वेग स्थिरांक यानी k आएगा। a टू दी पावर x है और b टू दी पावर y है। ठीक ना। तो अब यहाँ से हम जो है लिख सकते हैं इसको x प्लस जो y है, इन्हीं दोनों के योगफल को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यही जो आप घात देख रहे हैं सांद्रता का, इन्हीं को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोल देंगे। ठीक ना। अब जो है यहाँ से प्रश्न उठता है कि अभिक्रिया की कोटि तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि को हम लोग n से सूचित कर देते हैं। किससे, n से सूचित कर देते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि n बराबर हो जाएगा x प्लस y। यही मेरा अभिक्रिया की कोटि हो गया। अगर आपका x प्लस y का मान अगर 0 आता है तो इसको शून्य कोटि का अभिक्रिया बोलेंगे। शून्य कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। अगर n बराबर 1 होता है तो इसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया का कोटि कहेंगे। अगर n बराबर 2 रहेगा तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि हम लोग उसको बोलेंगे कि जिसके वेग नियम में प्रयुक्त जो अभिकारक के सांद्रता के पदों में जो पावर के रूप में रहता है, यानी घात के रूप में रहता है, उनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो मेरा योगफल आएगा वही मेरा अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। ठीक ना। तो आज का क्लास इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभिक्रिया की कोटि इसको जो है थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड करके सीखेंगे और साथ ही साथ इसका यूनिट क्या होगा